This is Rashid from Girls High Secondary School डोडा. ओके, कल हमने पोइम पढ़ी थी. आई होप कि आपको उसकी समझ भी आई हो अच्छे से, स्नोड्रॉप की. और मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी आपको सारे करा लिए थे और होमवर्क के लिए भी आपको मैंने क्वेश्चन से दिए हुए थे. ठीक है, आपने पोइम भी लिखी होगी, समरी भी लिखी होगी, क्वेश्चंस भी, और साथ साथ में आपको जो भी टॉपिक में पढ़ाते जा रहा हूँ आपने इसको तैयार भी करना है. आपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी याद करने हैं, साथ में आपने समरी भी इसकी याद करनी है, थीम भी याद करना है, टाइटल भी याद करना है. मतलब कि पूरी पोइम की अंडरस्टैंडिंग आपको तब हो जाएगी जब आप पूरी की पूरी समरी इसकी याद कर लेंगे. आपने रट्टा नहीं लेना, आपने पोइम की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि पोइम के बीच में रेफरेंसेस क्या बोल रहे हैं, पोइट जो है किस तरह से रेफरेंस को एक्सप्लेन करता है, वो सारा का सारा आपने अंडरस्टैंड करना है और तब जाके आपको खुद अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करनी है. आई होप कि आपने ऐसा किया. सो टुडे my next topic is also related to the poem, that is My Mother at 66. आज हमारी नई पोइम है My Mother at 66. This poem has been composed by Kamla Das. कमला दास नाम शायद आपने पहले भी सुना हो. 10th क्लास की पोइम है ये. 9th में तो कमला दास की कोई पोइम नहीं थी, लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं नाम सुना हो कमला दास का, बहुत ही अच्छी पोइटेस जो थी, इंग्लिश लैंग्वेज की मानी जाती थी. साथ साथ में इसकी लैंग्वेज मलयालम भी थी, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी पोइट्री वगैरह लिखी हुई है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसी को. पहले सबसे पहले आई विल लाइक टू गिव द इंट्रोडक्शन टू द पोइटेस कमला दास. Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. She has published many novels and short stories in English and Malayalam. Short stories भी इसने बहुत सारी लिखी हैं, as well as poems भी इसने बहुत सारी लिखी हुई हैं. Kamla Das embraced Islam in 1999. है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमला दास जो थी उसने इस्लाम कबूल कर लिया था. कौन से ईयर में? 1999. एंड सिंस देन वाज सुरैया. और जब उसने इस्लाम कबूल किया था उसके बाद उसने अपना नाम भी चेंज किया था और उसने अपना नाम सुरैया रखा था. सुरैया. ओके, आपको समझ आई? ये नाम आप नोट भी करेंगे, ईयर भी नोट करेंगे कि 1934 में उसका बर्थ हुआ था और 1999 में उसने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम भी चेंज किया था. और क्या नाम रखा था? सुरैया. बट लेटर शी रिवर्टेड अगेन एंड डाइड इन 2009. ओके, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसकी डेथ को. 2009 में उसकी डेथ हुई थी, लेकिन डेथ से पहले वो रिवर्ट हो गई थी. मतलब कि दोबारा हिंदू धर्म उसने अपना लिया था. दोबारा से उसने हिंदू जो है वो धर्म जो था वो अपना लिया था. आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है. तो 2009 में उसकी डेथ हो गई थी. बात कर रहे हैं हम पोइम की. टू बी कॉल्ड टू बी नोन एज माय मदर एट 66. इस पोइम को पब्लिश किया गया है 1999 में. दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1999. ओके, तो आपको डेट अब याद रही होगी. 31 मार्च 1934 में इसका बर्थ हुआ है और डेथ इसकी 31 मई 2009 में हुई थी. 31 मई 2009. ये डेट आप अच्छे से याद रखना, लिख भी लेना. और जब आप अपना होमवर्क करते हैं ना, तो उस वक्त आप एक काम जरूर करिएगा कि अबाउट द पॉइंट जो है, अबाउट द पॉइंटर्स, अबाउट द पॉइंट, ये आप अपनी फेयर कॉपीज पे जरूर लिखा करें, ताकि जब भी आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे, अपने क्वेश्चंस, अपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस, अपनी समरी याद करने के लिए, उससे पहले आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये पोइम कौन सी है, इसका मैसेज क्या है, पोइट का ऑथर कौन, सॉरी पोइम का ऑथर कौन है, किसने लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए. ओके, तो हियर इन द पोइम माय मदर एट 66, Kamla Das is best remembered for her controversial writing where she openly talks about the restriction imposed on women. ठीक है. कमला दास जो थी, मैं आपको कहूं कि एक बहुत ही फ्रैंक
और बहुत ही तेज तबीयत की लेडी रह चुकी थी। तो उसकी नेचर भी बहुत ही तेज थी, तो इसलिए सबसे पहले उसने जो भी वुमन पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी उस पर लिखना उसने बहुत ही अच्छा उसको समझा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसने उसी को दी। हर राइटिंग आर मोर पॉपुलर फॉर द ओपन यूज ऑफ वल्गैरिटी। अब वल्गैरिटी वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, वल्गर नेचर जिसकी होती है, जिसको हम कहेंगे कि जिसमें शाइस्तगी ना हो, जो नाशाइस्तगी अल्फाज के नाम से जानी जाती है। तो वही उस लेडी के लिए ये स्पेशली नाम जो है कमला दास के लिए लिया गया है, मतलब कि उसकी लैंग्वेज काफी वल्गर थी, वल्गैरिटी थी उसमें। द थीम ऑफ कमला दास पोइट्री इज फिजिकल लव, her medium free words. Her writing is intensely lyrical, sometimes soft and musical, sometimes with a bitter edge to it. उसकी पोइम म्यूजिकल भी थी, लिरिकल भी थी, लेकिन कहीं किसी किसी पोइम में कुछ कड़वाहट भी उसकी थी, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स का, कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिनमें सच में लगता है कि उसने अपनी लैंग्वेज को कुछ हटके यूज किया हुआ है। तो अगर हम इसके थीम की बात करें, द एडवांसिंग एज ऑफ मदर ऑफ द ऑथर एंड द फियर ऑफ सेपरेशन। सबसे पहली बात कि कमला दास अपनी मदर की बात कर रही है यहाँ पे, उसकी मदर की बात वो कर रही है, और वो क्या कह रही है कि ड्यू टू द एज फैक्टर। एक तो एज फैक्टर होता है इंसान में, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। इसमें इंसान ये नहीं कह सकता कि कोई माने या ना माने, कोई मानने को तैयार हो या ना मानने को तैयार हो कि मेरी एज ज्यादा हो गई है, इसलिए एज फैक्टर जो है हमें एक साइन देता है कि हमें बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और बुढ़ापा हमें साइन देता है कि डेथ होने वाली है। और इस चीज का डर जो है हर इंसान में बचपन से लेकर ही होता है। सेम इज द केस इन दिस पॉइंट, कि पहले भी बचपन में जब इसका चाइल्डहुड की बात करी जा रही है कमला दास की, तब भी उसको अपनी माँ को खोने का बहुत ज्यादा डर था। उसने तब भी रियलाइज किया था कि मेरी माँ की सेपरेशन मुझसे हो जाएगी, मतलब कि जब वो अपनी माँ से सेपरेट हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी, इस बात का डर उसको पहले ही था। सिर्फ सेपरेट ही नहीं बल्कि उसकी डेथ हो जाएगी, कि वो मर जाएगी, और उसको उसके मरने का डर बचपन में भी था। चाइल्डहुड में भी उसको पहली बार एक ये डर था कि उसकी माँ जो है वो उससे अलग हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे की है, आर्थर एंड द फियर ऑफ सेपरेशन, कि आर्थर को उसकी सेपरेशन का डर था। क्यों? एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि एजिंग जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती। इसमें कोई इंसान किसी को ये नहीं बोल सकता अब आपकी एज 60 हो गई है, जैसे माय मदर एट 66 एज है इसकी, तो अब इसकी डेथ होनी है। नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो चलता ही जा रहा है। देखो, आपने पहले भी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि पॉइट जो होता है या पॉइटस जो होती है, वो इंसान की लाइफ को ना सीजन्स के साथ कंपेयर करते हैं, इंसान की लाइफ को। जैसे मैं बात करूं सेवन एजेस ऑफ अ मैन, दिस इज आल्सो द पोइम, है ना, सेवन एजेस। और नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इंसान को अपनी 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो लेकिन अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इस पोइम में विंटर की। तो विंटर जो एक सीजन का नाम होता है, अगर हम विंटर की बात करें, सीजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सीजन, पॉइंट जो है पोइम को मतलब कि मौसम के 4 सीजन को इंसान के लाइफ के साथ कंपेयर करता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो स्प्रिंग का, ऑटम का, है ना, समर का, विंटर का। इसी तरह उसने कहा है कि चाइल्डहुड, फिर यंग एज, और उसके बाद थोड़ा सा एडल्ट शुरू हो जाता है, दैट इज टू बी नॉन एंड कॉल्ड एज रेस्पेक्टेबल एंड जजमेंटल स्टेज। आफ्टर दैट देयर इज द लास्ट स्टेज दैट इज नॉन एज द एक्सट्रीम ओल्ड एज। और हियर इन द पोइम द पोइट एक्सप्लेन द विंटर सीजन, और विंटर को ही उसने एक्सट्रीम ओल्ड एज के साथ कंपेयर किया है ना। विंटर में क्या होता है आपने देखा होगा, है ना। देखिए, आप पेड़ों की बात करिए, विंटर में पत्ते गिर जाते हैं, पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, पीले रंग के हो जाते हैं। कोई भी शख्स आके उन पे पत्तों को अपने पाँव से कुचल देता है और उनकी शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है। टहनियां भी टूटने पे आ जाती है, मतलब कि पेड़ जो है बिल्कुल नंगा हो जाता है। तो सेम इज द केस, आप आइए ना, देखिए विंटर पे, विंटर को एक एक्सट्रीम ओल्ड एज के साथ कंपेयर करिए, क्या होता है। एक्सट्रीम ओल्ड एज में क्या होता है कि इंसान को बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, जिसको हम एक्सट्रीम ओल्ड एज कहते हैं। whenever he and she seeks each sense each and everything। जब sense means खो देना, जब वो अपनी सारी चीजों को खो देता है, मतलब क्या खो देता है? जवानी,
अपनी यूथ खो देता है, अपने टीथ खो देता है, अपने आंखों की रोशनी खो देता है, आवाज में लर्जिश आ जाती है, बदन में जोश नहीं रहता है, जिस्म में ताकत नहीं रहती है। तो किसके साथ अब आप ये कंपेयर करेंगे? शाबाश बच्चों, आपको समझ आ रही है? ये हम कंपेयर कर रहे हैं एक पेड़ के साथ। पेड़ को देखिए विंटर में, है ना, लेट विंटर, पेड़ नंगा हो जाता है, पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ बिल्कुल लंबा अकेला दिखाई दे रहा है। तो कितनी अच्छी एग्जांपल है लेट विंटर को एक्सट्रीम ओल्ड एज के साथ कंपेयर करना। बराबर एक जैसा दिखता है। यहाँ इंसान को आंखों की रोशनी भी खो जाती है और इंसान को खाने में मजा ही नहीं रहता है। इवन कि हम कहते हैं ओह इन पेड़ों की तरफ क्या देखना है, इनमें क्या मजा है, इनमें बहार ही नहीं है, इनमें सब्जाजार ही नहीं है, इनमें पत्ते ही नहीं है, इनमें वो बहार ही नहीं है जो हमें पसंद थी। मतलब कि पेड़ को हमें देखना, तो वहां पे ओल्ड एज इंसान को डर, खौफ, मौत कब मुझे अपनी आगोश में ले ले, मुझसे मेरी सारी चीजें छीन ले लेगा। तो यही पॉइंट जो है, पॉइंटेज जो है इस पॉइंट में बोल रही है कि एजिंग इज अ नेचुरल फैक्टर। आपको समझ आ रही होगी कि ये कुदरती तौर पर एक निजाम है कुदरत का। वक्त वक्त जो है वो बीता जाता है, वक्त अपने साथ साथ इंसान की स्टेजेस पे चलता जा रहा है और उसको एक एक स्टेज से पास कराते जा रहा है। और गोया एक ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान को अलग अलग स्टेजेस के साथ उम्र भी अलग अलग तरीकों से उसको वापस ले जाती है। और लास्ट पे वो क्या कहता है कि इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, फाइनली वो फिर से चाइल्डहुड में आ जाता है ना। हम क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई है, इसमें दोबारा से बचपन आ गया। अगर ज्यादा एक्सट्रीम ओल्ड एज हो तो दोबारा से दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो दांत आने शुरू होने का मतलब हुआ कि दोबारा से बचपना, या बच्चों की तरह जिद करना, खाने की चीज मांगना, बच्चों की तरह वो बिहेव करना, दैट इज अगेन चाइल्डहुड स्टेज। ओके, आपको समझ आ गई होगी। इसकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था। अब सेंट्रल आइडिया भी तो कुछ ना कुछ इसका होगा ही, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है ना। इसका निचोड़ कुछ ना कुछ समरी का, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड एवरीथिंग, every aspect of life and they can't bear separation due to aging। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सेंट्रल आइडिया जो है ना पोइम का, पता क्या होगा? आप अच्छे से समझिए इस लाइन को। इसका होगा रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर, कि जो हमें घरों में, जो हमें रिलेशन में एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, बाप बेटा, माँ, दादा दादी, अंकल, बच्चे, कजिन्स, जिन लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है ना, हमारी एज फैक्टर के साथ साथ वो स्ट्रॉन्गर होते जाता है, वो मजबूत होता जाता है। मतलब कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, अपनी बहन के साथ हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मुझसे अलग हो जाए। और धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो मेरा रिलेशन उनके साथ और भी मजबूत होते जाता है। मतलब कि एक वक्त आता है, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मुझसे घर का मेंबर मुझे कोई सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। क्यों? लेकिन सेपरेशन तो ड्यू टू एजिंग है, वो तो होनी होनी है। एज मेरी बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली वन टाइम विल बी देयर कि सेपरेशन जो है वो होनी ही होनी है। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया। आपको समझ आई होगी कि सेंट्रल आइडिया में वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किस लाइन को दे रहा है कि हमारे रिलेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, लेकिन दे कांट बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग। तो ज्यादा मजबूत अगर हमारा रिलेशन होता है तो उस वक्त हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सेपरेशन को, हम कबूल ही नहीं करना चाहते हैं कि हमें सेपरेशन जो है वो होनी चाहिए। तो इनफैक्ट वी कैन से दैट इट इज अ सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग डेथ थ्रू द लेंस ऑफ अ डॉटर। अगर एक बेटी जो है अपनी माँ को अपनी बेटी की नजर से देख रही है ना। माँ जो है, बेटी जो है वैसे भी अपनी माँ के साथ बहुत अटैच होती है, तो अपनी बेटी, मतलब कि कमला दास जो है अपनी माँ के बारे में बोल रही है कि शी इज अप्रोचिंग टू डेथ, अब वो मरने जा रही है। लेकिन वो उसके डेथ के अकाउंट को किस तरह से बयान कर रही है इस पॉइंट में, कि उसको बहुत ज्यादा डर है कि मैं अपनी माँ के सामने जाके उसकी मौत का इजहार उसके सामने कैसे करूं, उसको कैसे कहूं कि माँ तुम बहुत कमजोर हो गई हो, माँ तुम्हारे चेहरे की रंगत जो है वो उड़ गई है, माँ तुम्हारे जिस्म में वो ताकत ही नहीं है जो पहले सी थी। वो कहती है कि मैं अपनी माँ के सामने ये अल्फाज कैसे बोलूं नहीं, बल्कि मैं इजहार करने से पहले अपने मुंह पे या अपने फेशियल इंप्रेशन या जेस्चर्स भी कैसे शो कराऊं उसके सामने कि मुझे अपनी माँ को देखकर कुछ ऐसी कमियां लग रही हैं जो मेरे चेहरे से दिख रही। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है, बल्कि क्या कर रही है, बल्कि वो ये कर रही है कि अपनी माँ को देखकर झूठी स्माइल उसको पास कर रही है, ताकि मैं अगर अपनी माँ के सामने झूठी स्माइल, जिसको कॉन्ट्रफिटेड ग्ली कहते हैं,
कि किसी को देखकर झूठी मुस्कुराहट पेश करना, ताकि अगर माँ मेरी तरफ देखेगी और मेरी मुस्कुराहट को देखकर लगेगा उसको, ये बच्ची तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही, इसलिए मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी जवानी, मेरा चेहरा, मेरी खूबसूरती, मेरी आवाज, मेरी ताकत वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन वो अपने आप को दिलासा दे रही है, वो अपने आप को हौसला दे रही है। The daughter is deeply disturbed with the thought of imagery, या with the thought of imaging life without her mother. अब माँ को लेकर बेटी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, इस सोच को लेकर कि मैं अपनी माँ के साथ किस तरह से डिपार्ट हो जाऊं, किस तरह से अलहदा हो जाऊं। The poet is driving from her parents' home to the Cochin airport. ये एक सफर की कहानी है, जो बेटी अपनी माँ को लेकर अपने घर से सफर शुरू करती है फॉर हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन के एयरपोर्ट की तरफ। हर मदर इज सिटिंग बिहाइंड बिसाइड हर, उसकी माँ उसके एक तरफ बैठी है। शी इज 60 years old, और ये उस वक्त की बात कर रही है जब उसकी उम्र जो थी वो 60 years थी। She seems that her mother has grown up very pale and weak. अब वो देख रही है अपनी माँ को देखकर कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, उसके चेहरे की रंगत खत्म हो गई है, उसके चेहरे में वो अट्रैक्टिवनेस है ही नहीं, ठीक है, और वो बहुत एज होने के साथ साथ कमजोर भी हो गई है। शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, अब और वो ये कह रही है कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाली नहीं है। दिस थॉट गिव्स हर मच पेन, और ये ख्याल ही कमला दास को बहुत ज्यादा दुख और दर्द दे रहा है, ये ख्याल ही। शी लुक्स आउटसाइड, तो अपने ख्याल को क्या मतलब कि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, अपने इस ख्याल को जो जो ख्याल डर से भरा हुआ है, इस डर को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, वो फटाफट खिड़की, गाड़ी में खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करती है। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, और क्या देखती है कि बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोग अपने कामों में मसरूफ हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपने ख्याल का थोड़ा बाहर की तरफ देखकर उन ख्यालात का चेंज करना चाहती है। द पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास इज अ शॉर्ट वर्स विदाउट अ फुल स्टॉप, है ना, ये एक ही समझो सेंटेंस में, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, ओनली द पंक्चुएशन मार्क इज देयर, स्पेशली कॉमास, बट नथिंग एल्स, है ना, इसमें फुल स्टॉप है ही नहीं, बस समझो कि पूरी एक ही लाइन में इस पूरी पोइम को एक्सप्लेन करा गया है। द पोइट इज ऑन द वे, अभी मैंने कहा कि कोचिन एयरपोर्ट की तरफ है, अलॉन्ग विद हर मदर, जो कि माँ भी उसके साथ बैठी है, जिसका फेस टोटली डल है। क्यों? क्योंकि बेटी को सेंस ऑफ फियर अराइजेस इन द पोइट, द एजिंग एंड द फियर ऑफ लूजिंग वंस डियर्स ड्यू टू इट आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ दिस पोइम। तो इस एजिंग फैक्टर को और माँ को खोने का जो खोने का डर उसको है, ये इसको सेंट्रल थीम इस पोइम का माना जा रहा है। हाउएवर, इन द एंड, अगर हम इस पोइम के एंड पे आ जाए तो हमें क्या सबक मिलता है? इस पोइम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, देखने पर हमें क्या सबक मिलता है? द पोइट आल्सो रियलाइजेस दैट फियर ऑफ डेथ डज नॉट कम विद एजिंग। अब वो रियलाइज करता है क्या कि एजिंग के साथ इंसान में डर नहीं है, डर तो पहले से होता है, हमें तो बचपन में ही बोला जाता है, बचपन में ही सिखाया जाता है कि जो इंसान दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो फाइनली उसको मरना होता है। इसलिए बचपन से ही हमें अपने माइंड में, अपने ख्याल में, अपने ख्यालों में ये बात बिठा के होती है कि जो दुनिया में आता है उसको मरना होता है। इसका मतलब एज फैक्टर कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। एज फैक्टर की एज आ गई तो मौत तो है, कभी भी आ सकती है। इसके कहने का मतलब ये कि जो दुनिया में आता है उसको मरना है। तो ये रियलाइज वो कर रही है। डज नॉट कम विद एजिंग बट रिमेन्स विद वन फ्रॉम चाइल्डहुड। हर एक को बचपन के साथ ही अल्फाज उसके साथ जुड़ा होता है कि जो भी दुनिया में आता है और उसको मरना होता है। द पॉइंट, तो हम यहाँ पे ना, पॉइंट ने बहुत सारी पोएटिक टेक्निक्स का भी टाइम टाइम पे यूज किया है, जैसे सिमली का यूज किया है, रिपीटिशन का यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया। कल भी मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन एक्सप्लेन भी किया था कि जहां पर एक लिविंग के नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ना अपनी माँ को किसके साथ, प्लांट, जैसे कि वो गाड़ी में सफर करती है ना, वहां से वो ट्रीज जो है काफी तेजी के साथ आते हैं, तो उसके साथ गोया की दिस इज नोन एज अ पर्सोनिफिकेशन। ओके, सिमली का तो यूज है ही इसमें, क्योंकि द पोइट यूजेस अ नंबर ऑफ सिमलीज टू डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ ओल्ड मदर। अपनी माँ को जिसके साथ वो कंपेयर कर रही है, लाइक और एज के साथ, तो वो तो सिमली होता ही होता है।
तो थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आपके टेक्स्ट पे ले जाऊं, थोड़ा सा मैं आपको फिर से इस चीज को थोड़ा सा फिर से बता दूं कि इस पॉइंट में पॉइंट ने मैसेज भी दिया हुआ है कि हमें इस बात का जो हम कहते हैं कि हमें बचपन से ही डर होता है कि कहीं हम अपने नियर्स एंड डियर्स को खो देते हैं। लेकिन पॉइंटिस यहाँ पे क्या कहती है कि ये बात बचपन से तो हमें होती है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। लेकिन सिर्फ एजिंग फैक्टर ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ ये भी है कि जो भी चीज हमारे सामने होती है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के अलावा, जैसे हम अपने घर वालों की बात करें, स्पेशली पॉइंटिस में अपनी मदर की बात की है, तो ऑफ कोर्स दिस इज राइट कि अपनी माँ को खोने का डर सच में कितना ज्यादा होता है। तो इसलिए वो कहना चाहती है कि ये फैक्टर जो होता है, एजिंग फैक्टर जो होता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हर एक चीज जो दुनिया में आती है वो फानी है, उसको वापस चले जाना होता है। तो इस बात का डर जो है हमें होता ही है कि हम कब कहाँ किस वक्त अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। तो पेज नंबर 88 पे आपकी पॉइंट जो है माय मदर एट 66, अब मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको पढ़ के सुनाऊंगा और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। क्या कहता है कि जब ये अपना सफर शुरू करती है अपने पेरेंट्स के होम से, पेरेंट के घर से कोचिंग की तरफ, लास्ट फ्राइडे की बात की गई है, मॉर्निंग के टाइम की, वो अपनी माँ को गाड़ी में अपने साथ एक तरफ देखती है। डोर्स ओपन मोर हर फेस। ओके, डोर्स मतलब कि जब वो गाड़ी में होती है ना, ऐसी वो दिखती है जैसे वो सोई हुई होती है, मतलब कि हल्की सी नींद होती है उसको, और उसका मुंह खुला होता है नींद के बारे में। और एशियन का मतलब होता है कि जिसके चेहरे का रंग जो है वो जर्द पड़ा होता है, फीका पड़ा होता है। ओके, फीका मतलब चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। डोज ओपन मोर हर फेस एशियन लाइक दैट। डोज का मतलब हुआ स्लीप लाइटली, और एशियन का मतलब हुआ पेल आफ्टर क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पैन। और ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रॉप्स मतलब डेड बॉडी, जैसे मुर्दा जिस्म हो, और रियलाइज्ड विद पैन। पॉइंटर्स क्या कहती है कि मैं इस बात को रियलाइज कर रही हूँ, लेकिन क्या देखकर, क्या समझकर, ये समझकर कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा दुख और दर्द हो रहा है अपनी माँ को देखकर। क्यों? क्योंकि जब मेरी नजर मेरी माँ की तरफ पड़ती है तो उसका मुंह नींद के मारे खुला है, उसको हल्की हल्की नींद है, उसका जिस्म एक मुर्दा की तरह दिखाई दे रहा है, और मुझे रियलाइज हो रहा है दुख दर्द अपनी माँ को लेकर। और सबसे बड़ी बात का जो है मुझे अफसोस है, मुझे लग रहा है कि अब मेरी माँ जो है वो ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाली नहीं है। ओके बच्चों, आपको समझ आ रही है? That she was as old as she looked, but soon क्या कि अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। अब ये कुछ कहने और बोलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही लगता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। उसकी एज से, उसके चेहरे से, उसके बॉडी के डलनेस से, उसकी कमजोरी से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एज्ड हो चुकी है। But that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check। क्या कहती है ये? कमला दास कहती है कि ये ख्याल जब मेरी माँ को लेकर मुझे आ जाता है कि मेरी माँ जो है अब वो ज्यादा देर जिंदा रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसका जिस्म जो है एक मुर्दा की तरह है, एक जिंदा लाश की तरह है, उसके चेहरे की वो रंगत उड़ गई है, वो उसका मुंह जो है नींद के मारे खुला है। लेकिन मैं एकदम से क्या करती हूँ, कमला दास कहती है कि मैं एकदम से क्या अपने ख्याल को तब्दील करती हूँ। कैसे, किस तरह, हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो क्या करती है, वो गाड़ी में से अपनी नजर को बाहर दौड़ाती है, कि गाड़ी में से झांक के बाहर देखती है विंडो से, और क्या देखती है कि वो गाड़ी एक तरफ से जा रही होती है, और दूसरी तरफ से पेड़ पौधे जो है वो दूसरी तरफ से चलते हुए दिखाई दे, जैसे कि वो क्या कहते हैं, रेस कर रहे हैं, एक तरफ से गाड़ी का जाना और दूसरी तरफ से पेड़ों का आना। ये बाहर क्यों देखती है? क्योंकि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको ये डर, ये ख्याल, वो जो अपनी माँ को लेकर है वो जरा चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, और अपने डर, जो माँ की मौत का डर जो है उसको बाहर निकाल ले। तो क्या करती है, तो इसी दौरान वो देखती है बच्चे अपने घरों से खुशी के मारे बाहर उछल कूद रहे हैं, खेलते हैं, और वो एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और जो ही वो वहां एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है, और जब उसके सामने वो पहुंच जाती है तो क्या होता है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और ये कुछ दूरी पर खड़ी रह जाती है ना। ओके, ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स एयरपोर्ट,
सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी का चेक यहाँ पे होता है स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, वो कुछ कदमों की कुछ मील दूर खड़ी रहती हैं। अवे आई लुक्ड अगेन इन हर वैन पेल, तो फिर दूर से वो अपनी माँ की तरफ देखती है। वैन, वैन का मतलब हुआ कलरलेस, जिसका कोई कलर ही ना हो, मतलब कि ऐसा लगता है कि उसके माँ के जिस्म का, चेहरे का, पूरे बॉडी का कलर जो है वो एकदम कलरलेस हो गया है, कोई कलर ही नहीं है, कोई रंगत ही नहीं है। मतलब कि एक डेथ की निशानी दिख रही है, मौत की निशानी दिख रही है। और उसको क्या महसूस हो रहा है? वैन पेल, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, as a late winter's moon and felt that old। अब यहाँ पे कहा, देखो मैंने पहले ही आपको बोला था, पॉइंट ने इस पोइम में विंटर के साथ अपनी माँ का कंपेयर किया है, विंटर के सीजन के साथ ह्यूमन बीइंग की एक स्टेज को कंपेयर किया है। फोर्थ स्टेज होती है विंटर सीजन की, और अगर हम बात करें फोर्थ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग की, तो विंटर भी एक इंसान में एज आ जाती है जब वो अपना सब कुछ खो देता है। जैसे विंटर की बात करेंगे तो सब कुछ, पेड़ नंगा हो जाता है, पेड़ में पत्तों का कलर चेंज, गिर भी गए होते हैं, और माँ भी बूढ़ी हो चुकी है। विंटर के साथ कंपेयर किया है ना, कि विंटर, लेट विंटर के साथ कंपेयर किया है। फैमिलियर एक, तो ये बातें सुन के देख के उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है कि, लेकिन इसको ये फैमिलियर एक मतलब कि इस दर्द से पहले से ही वाकिफ है, क्योंकि पहले बचपन में भी इस बात को लेकर उसको बहुत ज्यादा डर था कि मेरी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए अगर मेरी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी है तो ऑफ कोर्स अब उसकी डेथ आनी है, तो बचपन में भी तो इस चीज से वो पहले से फैमिलियर है, मतलब कि पहले से ही वाकिफ है इस बात को लेकर। माई चाइल्डहुड फियर, क्योंकि बचपन में भी मुझे पहले इस बात का डर था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी मैं अपनी माँ को आवाज देती हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें और देखूंगी। मतलब कि उसको ये इस बात का रियलाइज ही करा रही है कि अब तुम, मैं और आप दोबारा आपस में नहीं मिलेंगे। अगर वो ऐसे अल्फाज कहेगी, तो अगर उसकी माँ को अभी थोड़ा सा टाइम होगा भी, तो ऐसे अल्फाज सुन के ही वो सच में लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, लास्ट स्टेज पे पहुंच, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ दिखने के बावजूद भी वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है उसको, सी यू सून अम्मा, कि मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगी, बहुत जल्दी मेरी मुलाकात आपसे होगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, दैट इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। व्हाट डज इट मीन? 3 बार उसने स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल क्यों कहा? इसका कुछ अलग मीनिंग होना चाहिए, हटके। स्माइल तो वो एक बार ही कह सकती थी ना, कमला दास माँ को देखकर, कि मैंने अपनी माँ को देखकर हंसा, मैंने अपनी हंसी चेहरे पे लाई इसलिए क्योंकि मुझे देखकर मेरी माँ खुश हो गए। लेकिन नहीं, ये स्माइल, पहले स्माइल का मतलब है रियलाइजेशन, कि उसको डर को रियलाइज कर रही है, मौत के डर को रियलाइज कर रही है। फर्स्ट स्माइल का मीनिंग है कि मौत जो उसको है, मौत का खौफ जो है, उसको रियलाइज कर रही है। ओहो, मेरी, मैं अपनी माँ को देखकर स्माइल तो पास कर रही है, लेकिन मन में मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मुझे अब मौत का डर है अपनी, लेकिन वो डर जो है वो स्माइल के जरिए वो पास कर रही है। फिर से स्माइल कहा, तो दूसरे स्माइल का मतलब क्या है? टू लुक ब्रेव फ्रंट, अपनी माँ की तरफ देख रही है बहादुरी के साथ, उसके चेहरे पे बहादुरी झलक रही है ना, माँ के सामने। अंदर से डर है मौत का, कि मेरी माँ जो है, मौत उसको अपने आगोश में ले लेगी, मौत उसको अपने काबू में ले लेगी, वो मर जाएगी। लेकिन वो दूसरी बार भी स्माइल पास कर रही है ताकि उसकी बहादुरी उसके चेहरे से झलक जाए, और उसकी माँ को लगेगा नहीं कि मैं मरने वाली हूँ। और तीसरी बार उसने फिर से स्माइल पास कर ली, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो तीसरी स्माइल का मतलब है द होप टू सी हर, कि द होप टू सी हर, कि मेरे अंदर अभी एक उम्मीद ऐसी भी है कि मैं दोबारा अपनी माँ से फिर से मिलूंगी। लेकिन अपनी उम्मीद को किसके जरिए वो बयान करना चाहती है? स्माइल के जरिए। और जो कि तीसरी बार उसने स्माइल वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किया, दैट्स वाई कि उसने यहाँ पे यूज किया हुआ है तीसरी लाइन, लास्ट लाइन पर क्या बोला है? ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जो भी मैंने कुछ किया, जैसे भी किया, जैसे भी हालात और कंडीशंस थी, लेकिन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, हर स्माइल का अलग अलग तरीके से उसने बयान किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट, कि मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट की समझ आई होगी। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन टेक्स्ट के करा लूं ताकि कल के लिए आपको होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल बिट। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम? ये तो आपको पता ही है, पूरी माँ को लेकर ही तो बयान किया अभी तक मैंने आपको। एज ओल्ड एज पेल, मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि पेल हो गई है, मतलब चेहरे का, जिस्म का, बॉडी का रंग, रंगत सब कुछ उड़ गया है। एज शी डोज्ड ऑफ बिसाइड हर, वो उसके एक तरफ तो है, लेकिन ऐसे है जैसे जिंदा
लाश है। हर मदर लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ क्रॉप, मतलब कि उसकी माँ लगभग ऐसी लग रही है कि जैसे जिंदा लाश हो। हर फेस वाज कलरलेस, उसके चेहरे का रंग जो है वो टोटली उड़ा हुआ है। This is the question number 1. Question number 2, why does the poet look outside? What activities does the poet see outside car window? अभी मैंने आपको बोला कि poetess जो है वो बाहर क्यों देख रही थी? क्यों? She started looking out of the window because she wanted to drive away the pain and agony she was. मतलब कि उसको जो डर था वो उस गाड़ी के बाहर ही उसको छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बाहर झांक के देख रही है कि जो डर जो खौफ मुझ में है मैं बाहर की तरफ देखूंगी और वो डर वो खौफ जो अपनी माँ को लेकर, उसकी मौत को लेकर मुझे है, वो खत्म हो जाए। एक्सपीरियंसिंग बाय लुकिंग एट हर एज्ड मदर, और खास करके अपनी बूढ़ी माँ को देखकर वो ऐसा करना चाहती है कि मैं बाहर की तरफ देखूंगी फटाफट, ताकि क्या हो जाए कि मेरे मन से मेरी माँ के मरने का ख्याल जो है, खौफ जो है वो निकल जाए। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। Why are the young trees in the poem described as sprinting? ये तो आपको पता ही है। With the speed of the car, they seem to be running fast. जितनी गाड़ी की स्पीड हो रही है उतनी ही तेजी के साथ पेड़ भी चलते हुए दिखाई दे रही हैं। So here in this poem, this line shows the contrast, her dozing old mother and the sprinting young trees. कि उसकी बूढ़ी माँ जो कि डेथ पॉइंट पे है और पेड़ों की रफ्तार जो है वो गाड़ी के अंदर से वो देख रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है? व्हाई इज द मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? क्यों लेट विंटर मून से ही? देयर इज द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके। मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, इट लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। मून की बात क्यों की है? अब ये भी डल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई चमक नहीं है, इसमें कोई खूबसूरती नहीं, कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, एक धुंधला सा दिखाई दे रहा है, इसीलिए लेट विंटर की बात करी गई है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट वाला। What childhood fear do you think the poet is referring to in the poem My Mother at 66? क्या है? The old familiar ache refers to agony and pain. अग्नि, क्या अग्नि? मतलब कि उसको पहले से ही अपनी माँ को लेकर खौफ और डर है, बचपन से ही है। और क्या है? सेपरेशन फ्रॉम हर मदर दैट द पोइट फेल्ट इन हर चाइल्डहुड। और पहले भी वो इस बात से वाकिफ थी बचपन से ही कि एक टाइम ऐसा होगा जब उसकी माँ जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगी और उसको अपनी माँ से अलहदा होने का बहुत ज्यादा खौफ और बहुत ज्यादा डर है। तो आज मैंने आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कराए, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। और कल के लिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। मोर एवर आपने एक चीज और अपने होमवर्क में करनी है, अबाउट द ऑथर। ओके, बाय, हैव अ नाइस एंड स्वीट डे।